वहीं तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में दोपहर 3 बजे तक करीब 58% मतदान दर्ज किया गया है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे चुनाव में मतदान प्रतिशतता सबसे ज्यादा है। नालागढ़ में अब तक 63.7% मतदान हो चुका है। वहीं देहरा विधानसभा सीट पर 55% वोटिंग अब तक हुई है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर करीब 57% मतदान दर्ज किया गया है। हमीरपुर और देहरा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मतदान के प्रति ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो तीनों सीटों पर वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। सुशील शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट के साथ। हमीरपुर से सुशील, 3 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग चल रही है। हमीरपुर सबसे अहम, सबसे खास, क्योंकि हमीरपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर 2007 के बाद से अब तक कांग्रेस परचम लहरा नहीं पाई है। और बीजेपी के लिए ये इसलिए भी अहम है क्योंकि खुद अनुराग ठाकुर यहां से हैं और एक गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या कुछ समीकरण यहां पर आप देख रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो कितना उत्साह लोगों में मतदान के प्रति देखने को मिल रहा है? सुशील, देखिए, सुबह से जो थी वो सुबह जब हुआ, काफी लाइनें जो थी वो काफी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी जैसे मतदान शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, उसमें थोड़ा थोड़ी जो थी वो रुकावटें आती रही। लोग जो थे वो धूप के कारण बाहर निकलने से बच रहे थे। लेकिन शाम होते ही फिर से लंबी कतारें जो है वो मतदान केंद्रों पे देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी नाक का प्रश्न है। और हमीरपुर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो आशीष शर्मा जो इनके प्रत्याशी हैं उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत ज्यादा जोर लगाया था। और स्वयं अनुराग ठाकुर ने ये कमान संभाली थी और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है जोर शोर से प्रचार किया गया। वहीं कांग्रेस ने भी, क्योंकि मुख्यमंत्री हमीरपुर से है, तो कांग्रेस ने भी यहाँ पे काफी जोर शोर से प्रचार किया और अपने प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को जीत दिलवाने के लिए लगभग 4-5 मंत्रियों को यहाँ पे उतारा। उसमें उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री और अन्य मंत्रियों को भी यहाँ पे उतारा गया। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने यहाँ पे जो है यहाँ पे नुक्कड़ सभाएं भी की और बड़ी जनसभाएं भी की। ठीक है सुशील, अगर प्रत्याशियों की बात करें, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं पुष्पेंद्र वर्मा और आशीष शर्मा के बीच? क्योंकि आशीष शर्मा की जहां तक अगर बात की जाए तो निर्दलीय विधायक रहे हैं और बीजेपी ने एक बड़ा यहां पर दांव उनको लेकर खेला है। लेकिन दूसरी तरफ पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख को लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो कितना कड़ा इन दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला आप देख पा रहे हैं, और इन दोनों के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में भी दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, आशीष शर्मा का राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है। वो एक कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हैं और साथ में यहाँ पे समाजसेवी भी हैं। और इसके अतिरिक्त उनका परिवार से कोई भी व्यक्ति जो था राजनीति में नहीं है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की बात करें तो इनके पिताजी मंत्री रहे हैं, उद्योग मंत्री रहे हैं, और ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने पहले भी रहे हैं और वहां पे उसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को लगभग 12,000 मतों से इन्होंने हराया था, निर्दलीय होते हुए भी। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे एक बड़ा जो है वो कैडर है हमीरपुर में, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कैडर भी है। लेकिन पिछली बार वो काफी जो कैडर था वो आशीष शर्मा के साथ गया था, अंतर खाते थे, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो तीसरे नंबर पे रहा था हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में। अब क्योंकि कैडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का खुल के आशीष शर्मा के साथ है, तो समीकरण जो है वो इस तरह से देखने को मिले हैं। लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है समीकरण कांग्रेस के मुख्यमंत्री और जो प्रचार हुआ यहाँ पे उसमें थोड़ा सा डेंट डालने में थोड़ा सा कामयाब रहे हैं। आगे देखते हैं उसका कितना असर रहता है। लेकिन अभी तक जो है वो काफी मजबूत स्थिति में जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक देखने को मिल रही है। ठीक है सुशील, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल। इससे पहले नालागढ़ से सोलन से संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की थी। आपसे भी जानना चाहेंगे कि मुद्दों की राजनीति कितनी हावी हो रही है इन उपचुनावों में, खासकर अगर हमीरपुर की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर मामला यहाँ पर पॉलिटिकल और पॉलिटिकल चेहरों को लेकर नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बीजेपी ने उन विधायकों को, पूर्व विधायकों को टिकट दिया है जो विधायकी की कुर्सी छोड़कर दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही
है कि सुक्खू सरकार में जो लोग खुश नहीं थे, जो लोग काम करना चाहते थे और काम करने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मजबूरी में सरकार छोड़नी पड़ी, इस्तीफे देने पड़े और दोबारा चुनाव की नौबत आई। तो चुनाव की नौबत क्यों आई, इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है और कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो जनता का पर्सपेक्टिव इसमें क्या है? क्या जनता भी सिर्फ इसी कश्मकश में है या फिर उनके कुछ मुद्दे हैं, उनके कुछ दूसरे इश्यूज हैं जिनको लेकर अपना नेता चुनने के लिए वोटर जो है वो घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है? सुशील, देखिए, जो हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर में कोई भी बड़ा मुद्दा या विशेष मुद्दा जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बजाय इसके कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने रिजाइन क्यों किया, मुद्दा यहीं पे इसके इर्द गिर्द घूमता रहा। अब क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से हैं, विकास की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि एमएलए आशीष शर्मा रहे हैं और आशीष शर्मा के ऊपर भी आया कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ थे या कांग्रेस सरकार को समर्थन कर रहे थे, तो उन्हें जब उनके काम नहीं हो रहे थे, तो अब क्योंकि भारतीय कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, तो किस प्रकार से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा हर जगह जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है हर प्रत्याशी द्वारा उतारा गया। और ये निर्दलियों के जो रिजाइन करने का था, त्याग पत्र का था, मुद्दा था, ये काफी हद तक लोगों के दिमाग में रहा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग जो है वोट करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट का भी एक मुद्दा है, जो लोग ये चाहते हैं कि जो सीएम है वो हमीरपुर से है और जो विकास कार्य है वो जो मौजूदा सरकार है उसके विधायक के साथ मिलकर ज्यादा हो सकती है। तो ये दो मुद्दे हैं, कौन किसको कितना भुनाने में कामयाब रहा है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये दो मुद्दे बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे काम। ठीक है, तो राजनीति मुद्दों की भी हावी हो रही है और राजनीति चेहरों की भी हावी होती खासकर इस उपचुनाव में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए।